नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल समाचार मीडिया में। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा भारत देश में बहुत ही ज़्यादा जोरों पर है, बैंकों का निजीकरण का मुद्दा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में अपना पक्ष कमेंट के माध्यम से रखें, अपना सुझाव दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बैंकों के निजीकरण का जितना भी सवाल और जवाब होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बैंकों का निजीकरण का अर्थ क्या होता है, निजीकरण की प्रक्रिया क्या है, क्यों किया जा रहा है बैंकों का निजीकरण, और निजीकरण के लाभ क्या हैं, निजीकरण के दोष क्या हैं, आखिर कितने सरकारी बैंक बचे हैं और कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें से अभी कितने बैंकों के निजीकरण के बारे में सरकार सोच रही है। आइए बारी बारी से जान लेते हैं इन सारे सवालों के जवाब को। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं निजीकरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आर्थिक सुधारों की प्रतिक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1992 से भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निजी बैंक भारत में अपना कारोबार कर सकते हैं। ये बैंक कंपनी अधिनियम 1956 वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं तथा इन पर बैंकिंग नियम अधिनियम तथा रिजर्व बैंक अधिनियम लागू होता है। इन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए होती है तथा इनके अंश प्रतिभूत बाजार में लिस्टेड होते हैं। एक अंश धाती के केवल 1% का मताधिकार प्राप्त होता है। इन बैंकों पर 10% पूंजी पर्याप्तता मानक लागू होते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिलेगा तथा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। कुछ विशेषज्ञ का मत तो ये भी है कि विद्यमान सरकारी बैंकों को भी तुरंत निजी क्षेत्र में डाल दिया जाए। इसी सब दिए गए विकल्प के कारण सरकार भी बैंकों का निजीकरण पे फोकस कर रही है। निजीकरण जहां प्रतियोगिता में वृद्धि द्वारा बाजार के संवर्धन में सहायक होता है, वहां इससे अनेक समस्याएं भी संभावित हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं निजीकरण की प्रक्रिया क्या है। 1980 के दशक से पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के निजीकरण के प्रयासों के बाद पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में यह प्रक्रिया तेज हो गई है। सोवियत संघ के पतन ने निजीकरण को और तेजी से प्रोत्साहित कर दिया है। पूर्व में सभी समाजवादी देशों तथा बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ निजीकरण को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था में प्रशंसनीय सुधार किया है। इन पड़ोसी देशों के विकास से प्रेरित होकर तथा सार्वजनिक क्षेत्र से हतोत्साहित होकर भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निजीकरण जहां प्रतियोगिता में वृद्धि द्वारा बाजार के संवर्धन में सहायक होता है, वहां इसी से अनेक समस्याएं भी संभावित है। निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता में किसी रूप में वापस लेने से होता है। जब सरकार सार्वजनिक परिसंपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों का अविनियोग, रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों का बंद कर देना या उनके विक्रय कर देना आदि निजीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि निजीकरण के लाभ और दोष क्या हैं और क्या हो सकते हैं। निजीकरण के लाभ। नंबर 1, बैंक अपनी पूंजी स्वयं जुटाए, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव में कमी आएगी। नंबर 2, अनुशासन में वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। नंबर 3, बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब कि बैंकों में कंपटीशन बढ़ेगा तथा ग्राहक सेवा के स्तर में वृद्धि होगी। नंबर 4,
कर्मचारियों में लाल फीताशाही जो होती है उसकी कमी आएगी। नंबर 5, बैंकों की लाभदायकता बढ़ेगी जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं निजीकरण के दोष के बारे में। दोस्तों बैंकों के निजीकरण से बहुत ऐसे दोष भी हैं जो उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कि दोष नंबर 1, तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। दोष नंबर 2, कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा तथा वे खुलकर विरोध करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं आजकल। दोष नंबर 3, सरकार के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दोष नंबर 4, केवल बैंक जो होंगे कुछ घरानों तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। दोष नंबर 5, आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकेंगी। अतः सरकार को बैंकों का निजीकरण करते समय विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए तथा किसी भी हालत में संपूर्ण निजीकरण उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 1969 में पहले बैंक निजी क्षेत्र में ही थे और उनकी कमियों को दूर करने के लिए ही इन्हें सरकारी क्षेत्र में लिया गया था। इसलिए दोस्तों भारतवर्ष जैसे विकासशील देश में निजी तथा सरकारी दोनों बैंकों का विद्यमान होना चाहिए तथा सरकारी बैंकों में विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं भारत देश में अब कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हुए हैं, मतलब कि अब कितने सरकारी बैंक हैं। पहला जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा बैंक है केनरा बैंक, पांचवा यूनियन बैंक, छठा है बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है इंडियन बैंक, आठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वां है इको बैंक, 11वां जो है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12वां बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों हालांकि सरकार की माने तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंकों का निजीकरण के बारे में सरकार सोच रही है। दोस्तों अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिस्ट के बारे में भी जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिस्ट डाल दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से जब से बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है तब से निजीकरण की समस्या बताकर सोमवार मंगलवार को सरकारी बैंकों ने हड़ताल की थी, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा अधिक बैंक कर्मचारी शामिल हुए थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।